मिस्ट्री ऑफ मर्डर एपिसोड नंबर 2। दूसरे दिन सुबह 6 बजे धर्मपुर का जंगल असलहों से लैस पुलिस वालों के जूतों की आवाजों से गूंज रहा था। आसपास के देहातों से तकरीबन 300 आदमी शक में गिरफ्तार किए गए, जिन पर कोतवाली में बेतहाशा लाठियां और जूते बरस रहे थे। इनमें से कई तो इतनी बुरी तरह पिटे थे कि बेहोश हो गए थे, लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। कोई सुराग ना मिल सका। आखिर 4-5 घंटों की लगातार उठापटक के बाद मामला जासूसी विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। राज रूपनगर केस के मशहूर इंस्पेक्टर फरीदी और सार्जेंट हमीद कोतवाली पहुंच चुके थे। सारे किस्से की जानकारी उन्हें पहले ही से थी, लेकिन उन्होंने कोतवाली इंचार्ज वगैरह के बयान दोबारा सुने, पर एक चक्कर धर्मपुर के जंगलों का भी लगाए। दिन भर की दौड़ धूप के बाद जब कोतवाली वापस आए तो कई चेहरे उन पर मुस्कुरा रहे थे। फरीदी तो इस तरह की बातों को हंसकर टाल देता था, लेकिन सार्जेंट हमीद ने नाक बहुत जरूर चढ़ा ली थी, लेकिन फिर जल्दी किसी सोच में डूब गया। तभी सोचते सोचते एकदम से उसकी आंखें चमक उठी। इंस्पेक्टर साहब, उसने फरीदी की तरफ देखते हुए कहा, हम लोग भी कितने बुद्धू हैं। क्या मतलब? फरीदी ने उसे बोलते हुए कहा। मतलब क्या? वही मिसाल है, बच्चा बगल में, धिंधोरा शहर में। अरे कहने का मतलब क्या कि मुलजिम का सुराग मिल गया। हमीद ने चुटकी बजाते हुए कहा। क्या तुम्हें मुझ पर शक है? फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। खैर वह तो पुरानी चीज है। मेरी पीठ ठोकिए, कहिए तो बताऊं। मुझे अफसोस है कि इस वक्त ठोकने की कोई चीज मेरे हाथ में नहीं। खैर तुम बताओ। मोटरसाइकिल। मुलजिम, मैं अपनी मोटरसाइकिल रात ही छोड़ी थी ना, हमीद ने कहा। बहुत देर में पहुंचे। मुझे सुबह ही ख्याल आया था, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल ऐसी नहीं हो सकती जो उसका पता ठिकाना बता दे। फरीदी ने सिगरेट सुलगते हुए कहा। फिर भी देख लेने में क्या बुराई है, हमीद ने उठते हुए कहा। दोनों कोतवाली इंचार्ज के साथ वहां पहुंचे जहां रात मुलजिम ने अपनी मोटरसाइकिल छोड़ी थी। मोटरसाइकिल अभी तक वही खड़ी थी। देखो, मैं ना कहता था, फरीदी ने कहा। नंबर प्लेट निकाल दी गई है, लेकिन कंपनी का नंबर तो जरूर होगा। हमीद ने झुककर देखते हुए कहा, यह भी रेत दिया गया है। फरीदी ने कह कहा लगाया। हमीद भी खिसियाना होकर हंसने लगा। हम लोग निरे घामर नहीं है फरीदी साहब, कोतवाली इंचार्ज ने हंसकर कहा। पहले ही देखकर इत्मीनान कर चुके हैं। क्या यही थी कंपनी का नंबर? यही कोतवाली में इसी जगह आज ही किसी वक्त साफ किया गया है? जी, कोतवाली इंचार्ज ने हैरत से विदा करते हुए कहा। जी हाँ। क्या आप जमीन पर लोहे के सरे नहीं देख रहे हैं? उफ़ो, बड़ी गलती हुई, कोतवाली इंचार्ज ने हाथ मलते हुए कहा। इन्हीं बारीकियों के लिए तो हम दोनों को तकलीफ दी जाती है। सार्जेंट हमीद ने तन कर सीने पर हाथ मारते हुए कहा। लेकिन इससे क्या, मुलजिम बाहर हाल अभी तक हमारी पहुंच से दूर ही है, कोतवाली इंचार्ज ने जलाकर कहा। खैर देखा जाएगा, ना घोड़ा दूर ना मैदान, कोतवाली इंचार्ज में जाने के लिए मुड़ते हुए कहा। सार्जेंट हमीद सीटी बजाने लगा। कोतवाली में बैठे फरीदी का दिमाग इस बुद्धि को सुझाने में लगा था। आखिरकार वह कोतवाली इंचार्ज से बोला। दरोगा जी, अब ये बात तो अच्छी तरह साफ हो गई कि मुलजिम या मुलजिमों का निशाना आप ही थे। क्यों नहीं क्यों? कोतवाल चौंक कर बोला। आपके बयान के मुताबिक रात को 5 बजे सब इंस्पेक्टर और 40 सिपाही ड्यूटी पर थे। उनमें से आप किसी को भी चुन सकते थे, इसलिए उनमें से किसी एक को मार डालने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और जाहिर है कि धर्मपुर कोतवाली ही के क्षेत्र में है, इसलिए कत्ल या और किसी वारदात के सिलसिले में मौका-ए वारदात पर आप ही को पहुंचना होता है। ओह, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया था, कोतवाली इंचार्ज में बेचैनी से कहा। अब आप ये बताइए कि आपका शक इस पर है। भला मैं कैसे बताऊं? शहर का हर बदमाश मेरा दुश्मन हो सकता है, कोतवाली इंचार्ज ने कुछ सोचते हुए कहा। बहरहाल आप हमें कोई मदद नहीं दे सकते, हमीद ने हंसकर कहा। हमीद साहब, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हमीद, तुम चुप रहो, इंस्पेक्टर फरीदी ने हमीद को होते हुए कहा। हाँ दरोगा जी, क्या पीटर रोड के चौराहे के करीब कोई बस्ती भी है? हाँ, एक छोटा सा गांव है लक्ष्मणपुर, लेकिन उसकी दूरी यहाँ से लगभग 4 फरलांग होगी। मेरा ख्याल है कि मैं इस वक्त वहाँ जाकर तफ्तीश करूँ, इंस्पेक्टर फरीदी ने कहा। लेकिन आपको वहाँ इस वक्त औरतें और बच्चे मिलेंगे, वहाँ के सारे मर्द तो यहीं हवालात में हैं। तब तो और भी अच्छा है, हमीद ने अपने निचले होंठ पर जुबान फेरते हुए कहा। फरीदी ने उसे फिर घूर कर देखा और वह एकदम संजीदा हो गया। लेकिन ये संजीदगी भी इतनी मजाकिया थी कि झल्लाया हुआ कोतवाली इंचार्ज भी मुस्कुराए बगैर न रह सका। हमीद की बेवक्त की बेतुकी हरकतें फरीदी को अक्सर बुरी लग जाती थी। उसकी इसी आदत के चलते फरीदी अक्सर कहा करता था कि वह जिंदगी भर एक अच्छा जासूस नहीं बन सकता।
फरीदी को उसकी उस वक्त की बेतुकी बातों पर सख्त गुस्सा आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका ज़हन फिर अपने काम में लग गया। लक्ष्मणपुर की तरफ रवाना होते वक्त फरीदी ने उस इंस्पेक्टर को भी साथ ले लिया जो रात वाले हादसे में कोतवाली इंचार्ज के साथ था। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। इंस्पेक्टर फरीदी की कार सड़क छोड़ कच्चे रास्ते पर चली जा रही थी। इंस्पेक्टर फरीदी साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। सब इंस्पेक्टर बोला, खुद आप भी होते तो उसकी हालत देखते हुए उसके बयान की सच्चाई में शक न करते। ये सब कुछ ठीक है, फरीदी ने बुझा हुआ सिगार जलाते हुए कहा, लेकिन मैं उसका सही पता ठिकाना जाने बगैर हरगिज उसके साथ में जाता। हैरत इस बात पर है कि सुधीर साहब ने रवानगी लिखने की भी जहमत गवारा न की। नहीं साहब, रवानगी पर लिखी गई थी। सब इंस्पेक्टर मैं जल्दी से कहा। दरोगा जी, मैं कोई बच्चा तो हूँ नहीं, क्या मैं इतना भी नहीं समझ सकता कि रवानगी हादसे के बाद लिखी गई है? फरीदी ने बुरा सा मुंह बना कर कहा, खैर यह कोई नई बात नहीं। आप ही नहीं, आपका विभाग यूं ही हम लोगों के लिए कोई अच्छी राय नहीं रखता, लेकिन यह आप किस तरह कह सकते हैं कि रवानगी हादसे के बाद लिखी गई है, और इसका क्या सबूत है कि रोजनामचे में इस नंबर का कोई कमरा है ही नहीं, और सरताज होटल का एक एक चप्पा पुलिस का देखा हुआ है। उस जैसे बदनाम होटल का नक्शा तो मेरे ख्याल से मामूली कांस्टेबल के जहन में भी होगा, क्योंकि पुलिस कई बार उस पर छापा मार चुकी है। असली वाकया मुझसे सुनिए। आप लोग बगैर पूछताछ किए उनके साथ चल पड़े थे। बाद में सुधीर साहब को इस गलती का एहसास हुआ। वापसी पर जब वे रवानगी लिखने बैठे तो घबराहट में कमरे का नंबर लिख गए। मैंने केस हाथ में लेने के बाद सबसे पहले रवानगी ही देखी थी। शायद उसी वक्त उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मुलजिम के हुलिये के लिए मुझे दोबारा रवानगी देखनी पड़ी। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि कमरे का पहला नंबर ब्लेड से खुरचकर उसकी जगह दूसरा नंबर लिख दिया गया था, जिसकी स्याही कागज कुदरा हो जाने की वजह से फैल गई थी। फरीदी खामोश हो गया और हमीद हंसने लगा। साहब, ये बात मेरी समझ में तो आई नहीं। वाकई आप लोग हम लोगों के बारे में बहुत बुरे ख्याल रखते हैं। सब इंस्पेक्टर ने झेप मिटाने की कोशिश करते हुए कहा, हम लोग आप लोगों के बारे में बुरे ख्याल रखने पर मजबूर हैं। आखिर कोई हद भी है। कोतवाली में रखी हुई मोटरसाइकिल का नंबर कोई रेत कर चला जाए, पर आप लोगों को खबर भी ना हो। वाकई इस पर तो जरूर हैरत है। सब इंस्पेक्टर ने कहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोतवाली का कोई फर्द शख्स सुधीर साहब की जान का दुश्मन है या फिर उनके दुश्मनों से मिला है। कोई बाहर का आदमी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। आपका ख्याल ठीक है, लेकिन वह कौन हो सकता है, यही तो देखना है। कार लक्ष्मणपुर में दाखिल हो चुकी थी। वहां तकरीबन 2 घंटे तक छानबीन करने के बाद भी कोई सुराग न मिल सका, लेकिन इतना जरूर मालूम हुआ कि वहां के लोगों ने पैरों की आवाजें सुनी थी। लेकिन यह उनके लिए कोई नई बात न थी, क्योंकि वहां आए दिन शिकारियों की बंदूकें चला करती थी। वापसी में सब इंस्पेक्टर ने फरीदी से कहा, इंस्पेक्टर साहब क्या बताऊं, वाकई हम लोगों ने सख्त गलती की कि मुलजिम का पता मालूम किए बगैर उसके साथ चले गए, और यह भी सही है कि रवानगी हादसे के बाद लिखी गई थी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये बात अपने तक ही रखेंगे। मगर यह कैसे मुमकिन है? हमीद जल्दी से बोला। फरीदी खामोश था। उसकी निगाहें बाहर अंधेरे में भटक रही थी। उंगलियों में दबा हुआ सिगार बुझ चुका था। दिन भर की दौड़ धूप के बावजूद कोई खास नतीजा हाथ न लगा था। यह शायद पहला मौका था कि तफ्तीश का एक दिन इस तरह बेकार हो रहा था। अगर मैंने इसकी कोई खास जरूरत ना समझी तो उसे पर्दे में ही रखूंगा, फरीदी ने धीरे से कहा और सिगार सुलगाने लगा। शुक्रिया। सब इंस्पेक्टर ने इत्मीनान की सांस ली। फिर खामोशी छा गई। कार की तेज रोशनी अंधेरे का सीना चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। अचानक सड़क के बाएं किनारे की झाड़ियों से 3-4 गीदड़ निकलकर सड़क पार करते हुए दाएं किनारे की झाड़ियों में घुस गए। इनमें से एक के मुंह में दबी हुई कोई चीज सड़क पर गिर पड़ी। कार तेजी से उसे रौंदती हुई आगे निकली जा रही थी कि तभी फरीदी चीखा, हमीद रोको, गाड़ी रोको। कार एक झटके से रुक गई। क्या बात है? सब इंस्पेक्टर हैरान होते हुए बोला। आइए आइए हमीद, जरा मुझे टॉर्च देना, फरीदी ने कार से उतरते हुए कहा। टॉर्च की रोशनी सड़क पर पड़े हुए जूते के चारों तरफ घेरा बना रही थी। फरीदी ने जूते उठाकर टॉर्च की रोशनी में देखना शुरू किया। जूता तो नया मालूम होता है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? हमीद ने कहा, यह इन्हीं गीदड़ में से एक के मुंह में दबा हुआ था। फरीदी जूते पर नजरें जमाए धीरे से बोला। टॉर्च की रोशनी में झाड़ियों से उलझता हुआ वह आगे बढ़ रहा था। हमीद और सब इंस्पेक्टर भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे।
उन्हें उसके इस रवैये पर सख्त हैरत थी, लेकिन वे खामोश थे। अचानक फरीदी रुक गया, झाड़ियां हटाकर दूसरी तरफ कुछ देख रहा था। सब इंस्पेक्टर और हमीद भी रुक गए। थोड़ी देर बाद फरीदी मुड़कर बोला, दरोगा जी, आप भूतों पर यकीन रखते हैं या नहीं? मैं आपका मतलब नहीं समझा, सब इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन न जाने क्यों वह कांपने लगा। मतलब ये कि अगर आप इस वक्त जंगल में किसी जगह एक आदमी की टांग जमीन के अंदर से निकले ही देख ले तो आपका क्या हाल होगा? मेरे ख्याल से इनकी रूह इनका जिस्म में छोड़कर निकल जाएगी। हमीद हंसकर बोला, अच्छा तो पहले तुम ही आओ, फरीदी ने संजीदगी से कहा। हमीद आगे बढ़ा, लेकिन दूसरे ही पर उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने उसे पीछे धकेल दिया हो। वह बुरी तरह कांप रहा था। जरूर भाभू ता, हमीद हकलाने लगा, बस निकल गई सारी शरारत। फरीदी ने हंसकर कहा, आइए दरोगा जी आप भी देखिए। जी मैं, सब इंस्पेक्टर हमीद की हालत देखकर आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर सका। भाई कमाल कर दिया आप लोगों ने, आइए मेरे साथ, कहते हुए फरीदी झाड़ियों में घुस गया। हमीद और सब इंस्पेक्टर को भी साथ देना ही पड़ा। एक जगह थोड़ी खुदी हुई जमीन से एक इंसानी पैर बाहर निकला हुआ था। पतलून का पाइचा कई जगह से फटा हुआ था और नंगे पाँव में लंबी लंबी खराशें थी। क्या समझे? फरीदी अपने दोनों डरे हुए साथियों की तरफ मुड़कर बोला। दोनों खामोशी से उसका मुंह ताक रहे थे। ये जूता उसी पैर का है। गीदड़ ने यहाँ की जमीन खोदी है। लाश की एक टांग निकाल पाए थे कि मोटर की शोर की वजह से उन्हें भागना पड़ा। शायद वे उसकी टांग खींचकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। उसी जद्दोजहद में उसका जूता उतर गया जिसे एक गीदड़ ले भागा। फरीदी बोला। फिर उसने आगे कहा, अरे भाई, यूं खड़े मेरी सूरत क्या देख रहे हो? जो बताए वो किया जाए। सब इंस्पेक्टर अपने सूखे होठों पर जुबान फेरते हुए बोला, आओ मिट्टी हटाकर लाश निकालें। फरीदी ने बैठते हुए कहा, हमीद तुम टॉर्च दिखाओ। फरीदी और सब इंस्पेक्टर ने मिट्टी हटानी शुरू की। 1 घंटे की मेहनत के बाद वे लाश को निकालने में कामयाब हो गए। अरे, सब इंस्पेक्टर चौंक कर पीछे हट गया। क्या बात है? फरीदी ने पूछा। ये वही है, खुदा की कसम वही है। सब इंस्पेक्टर जोर से चीख उठा, वही जो हमें कल रात यहाँ लाया था। बहरहाल, फरीदी ने इत्मीनान की सांस लेकर कहा, कभी कभी मेरे हवाई किले भी सच्चे हो जाते हैं। मुझे शुरू से ही इसकी उम्मीद थी। बड़ी अजीब घटना है, मेरी तो अक्ल चक्कर खा रही है। सब इंस्पेक्टर परेशानी की सूरत में बोला। लगभग आधे घंटे तक तीनों वहीं खड़े लाश के बारे में बात करते रहे। खैर, अब यहाँ इस तरह खड़े रहना ठीक नहीं है, आइए उसे उठाकर कार तक ले चले। फरीदी ने सिगार एक तरफ फेंकते हुए कहा। स्टोरी यहाँ खत्म होती है। आगे क्या होगा जानने के लिए हमें कमेंट्स करें और हम नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।